हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है मुझसे काफ़ी पूछा जाता है कि आप अगर हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं हमारी फैमिली के साथ तो क्या बजट होना चाहिए आपका वहाँ पे रहने के लिए अच्छा और हैंड टू माउथ होगा या प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। कि वीडियो में स्टार्ट करूँगी उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं आई हुई हूँ वीज़ा रीन्यू करवाने वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी। तो अब मुझे उनकी तरफ से लेटर आ गया कि आप आके अपना वीज़ा रिसीव कर लें। तो अभी मैं वो रिसीव करने आई हुई हूँ और लेकिन आज की वीडियो जो है वो इस बारे में नहीं है और मुझे नहीं पता अंदर कैमरा अलाउ है नहीं है। तो एक प्रोसीजर मैं आपको ये किसी और दिन बताऊंगी कि वीज़ा अप्लाई करने का क्या होता है। लेकिन मुझसे बहुत पूछा जाता है कि आपको जापान में रहने के लिए ऐसा लाइफस्टाइल जो नॉर्मल होता है हैंड टू माउथ से थोड़ा ऊपर, तो क्या आपको मंथली पे क्या रिक्वायर होती है और आप अच्छा गुजारा कर सकते हो जिसमें। तो मेरे साथ हैं आज उमेर। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये बात उमेर से पूछूंगी क्योंकि थोड़ा आदमियों का या लड़कों का इस चीज़ में एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। बिलिंग वगैरह और सब कुछ उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होता है। रेंट क्या है, बिल्स क्या हैं आपके और ग्रॉसरी की क्या कितना खर्च हो रहा है। तो उमेर ज़्यादा बेहतर बताएं। तो उमेर क्या चाहिए होता है आपको मंथली, रिक्वायर क्या होता है आपको आप अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे गुजार सको। यार मेरे जो दोस्त यहाँ पे रहते हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख येन के अंदर अच्छा गुजारा कर लेते हैं। तकरीबन आप अगर टोक्यो मेन सिटी में नहीं रहते, आप टोक्यो के गिरदोनुमा में रहते हैं तो आप 50 to 60,000 येन रेंटल रखें। डिपेंड्स आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको इसमें एक पूरा मेंशन मिल जाएगा, ठीक है, जिसे हम घर कहते हैं। 2-3 कमरे, एक आधा वॉशरूम के साथ, किचन शिचन। और अगर आप अपार्ट में रहते हैं और करीब चले जाते हैं तब भी आपको 50-60,000 मिलेगा। मेन टोक्यो सिटी के अंदर खैर आपको 1 लाख या 90,000 इतना रेंट पड़ता है अपार्ट का, घर का नहीं। घर वहाँ पे ज़्यादा महंगे हैं। तो रेंटल की आप फिगर बनाएं 50-60,000 और उसके अलावा आपकी ग्रोसरी भी तकरीबन 50,000 की ही होती है मंथली, ठीक है। यहाँ पे आप कम होता है कि आप मंथ की सारी चीज़ें इकट्ठी लेके आएँ। कुछ लोग करते हैं कॉस्टको वगैरह से, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग वीकली चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिज साइज़ इतने बड़े नहीं होते। खैर आप 50,000 के अराउंड उसको रखें। और उसके अलावा जो आपका बिजली का बिल है, ठीक है, पानी का बिल और गैस का या जो भी ये वाले मामला हैं, ये वाली जो बिलिंग है ये भी 50-60,000 रखें तो आपका ईजीली 1.5 लाख जो है वो लग जाता है। उसके अलावा गाड़ी चूँकि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो अगर आप छोटी गाड़ी रखें तो ठीक है, आपको 1.5 लाख तक की मिल जाती है, 1.5 लाख येन तक की। और गाड़ी तो खैर आप जितनी मर्ज़ी लग्जरी ले लें। तो अब बाकी रह गए आपके फ्यूल, पेट्रोल। तो पेट्रोल यहाँ पे तकरीबन 150 से 160 के अराउंड करते हैं यहाँ पे। जापान के अंदर पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक फ़िक्स प्राइस है। यहाँ पे मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह में भी यही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की प्राइस सेट नहीं होती है, पेट्रोल पंप वाले खुद करते हैं और वो कंपटीशन के थ्रू किसी जगह पे सस्ती किसी जगह पे महंगा मिल रहा होता है आपको। मतलब अगर आप टोक्यो मेन में जाएंगे तो वहाँ पे पेट्रोल महंगा होगा, टोक्यो के बाहर थोड़ा सा सस्ता होगा। तो खैर 150 से 160 के अराउंड इसकी पर लीटर कॉस्ट आ रही होती है। एक फैमिली है पाकिस्तान से आ रही है, उनका ये था कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली है और वो शायद 1.5 लाख है। तो कह रही थी पाकिस्तान से कुछ बजट मिला के तो 2 लाख तक हो जाएगा। तो उनके 2 बच्चे हैं तो वो कह रही थी कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, हैंड टू माउथ होगा, किस तरह का होगा, अच्छा होगा। तो वो बताना है कि अगर स्कॉलरशिप है तो उनकी जॉब होगी उसके बाद, उसके अलावा वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो कितना वो कमा सकते हैं और मतलब रनिंग के लिए अपना मंथली। देखिए जी, ये तो है बड़ा एक मुश्किल और टेक्निकल सवाल। इसके अंदर बहुत सारे सवाल मज़ीद जहन में आते हैं कि वो चूँकि स्टूडेंट वीज़ा पे होंगे, ठीक है, और उनकी वाइफ जो है वो स्पाउस तो होंगी लेकिन एक स्टूडेंट की होंगी, तो क्या उनकी वाइफ को काम करना अलाउ होगा। 1.5 लाख येन के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि वो स्कॉलरशिप पे आ रहे तो माइट भी उन्हें हॉस्टल या रेजिडेंस मिले। मोस्ट प्रॉब्ली वो PhD करने आ रहे हैं तो अक्सर होता है कि विद फैमिली आपको रेजिडेंस मिलती है। तो अब अगर तो रेजिडेंस आपको फ्री है तो फिर तो ज़ाहिर ही आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेजिडेंस भी खुद करनी है और जितने मैंने ये सारे मामला पहले जिक्र किए हैं ये सारे ही आपने खुद करने तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आप सर्वाइव कर लोगे। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको रेजिडेंस फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही है ये भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जापान के अंदर चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं आपको तकरीबन
15,000 पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे का, और वो 6 मंथ बाद आपको आते होते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट वीज़ा के अंदर वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हाँ, क्वेश्चन मार्क हैं। तो अगर उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उनका 7 साल का और एक बच्ची उनकी 3 साल की थी शायद, तो हाँ। जो 2 साल तक आपको डेढ़ मान मिलता है, 15,000 मिलता है आपको मंथ का। लेकिन जैसे भी आपका बच्चा 2 साल से ऊपर हो जाता है तो उसका फिर मंथली 10,000 मिलता है आपको। तो अब अगर आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है ना, अगर आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलते हैं, रेजिडेंस भी फ्री मिलती हैं, तो फिर तो इवन आप शायद सेव भी कर लो, आपको पाकिस्तान से पैसों की ज़रूरत ना पड़े। मेरी ही एक फैमिली है जानने वाली, वो हस्बैंड वाइफ दोनों की 1,50,000 सैलरी है, तो टोटल मिला के 3 लाख उनकी है। लेकिन उनको कंपनी की तरफ से रेजिडेंस भी फ्री है, इवन उनकी जो खुराक है वो भी फ्री है, ठीक है। वो रेस्टोरेंट में ही होते हैं, तो उनका मतलब कोई फूड के भी नहीं है, और चूँकि कंपनी की रेजिडेंस है तो उनको बिजली का बिल वगैरह भी नहीं आता। तो वो लोग इवन 50,000 येन के अंदर मंथली गुजारा कर लेते, क्योंकि आ जाके उन्होंने सिर्फ अपने शौक़ की चीज़ें लेनी होती हैं, और तो उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। गाड़ी भी कंपनी ने दी हुई है और इवन फ्यूल भी। तो हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही काम की इजाज़त होती है, बेशक कुछ स्पेसिफिक आवर्स, कम आवर्स ही सही, तो आप लोग ईज़िली पर बंदा तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख येन अर्न कर सकते हो। बहुत इजीली हाँ, देखिए। मतलब ठीक है, उसके अंदर जो बेसिकली कनाडा वगैरह के अंदर लोग करते हैं यही काम यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज जाना पड़ेगा और सॉर्ट ऑफ लेबर वर्क यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, लेकिन लाइट लेबर वर्क, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। 5-10 किलो के अंदर आपको सामान वगैरह उठाना होता है, प्रेट्स होते हैं, उनको डिस्पैच करना, थोड़ा सा इस तरह का काम होता है आपका। तो वो काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप आते हो तो आप इन कंट्रीज़ को ज़रा वीडियोस में किसी और तरीके से देखते हो, जब आप इधर आते हो तो आपको बहुत ही लो लेवल से ऊपर जाना होता है, कि नया स्टार्ट होता है आपका। बट आप अर्न कर सकते हो पर हेड 1 लाख से 1.5 लाख, स्टूडेंट होते हुए भी। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ये अर्न कर रहे हैं। तो जिनका भी ये सवाल था उनको ये कहेंगे कि मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर हैं जापान, आप अच्छा सर्वाइव करेंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट कर लेनी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आपको रेजिडेंस का क्या है, आया इनकी आपकी वीज़ा कैटेगरी के अंदर बच्चों के बेनिफिट्स हैं या नहीं हैं, ये 2 मेजर सवाल हैं। उसके अलावा चूँकि आप लोग आपका जो हस्बैंड है वो पीएचडी करने आ रहे हैं, तो वो तो जैपनीज़ लाजमी सीखेंगे, तो आपने भी पीछे नहीं रहना, आपने भी जैपनीज़ लाजमी सीखनी है। उससे ये है कि फ्यूचर में आपके यहाँ पे स्टे के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे सेटल हो पाते हो। जापान ऐसी कंट्री है जो अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन से हम जैपनीज़ कैन टॉक इन इंग्लिश, बट वो नहीं आपके साथ इंग्लिश में बात करेंगे जानबूझ के। तो ये चीज़ चाइनीज़ में भी है, और शायद यही इनकी तरक्की का राज है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर 2 लाख आपकी पे है, तो इस 2 लाख में अगर आप ग्रोसरी के लिए 50,000 निकाल रहे हो साइड पे, तो उस 50,000 के अंदर आप कितना अच्छा वाला खाना खा सकते हो? क्योंकि काफ़ी लोग हमारी पिछली वीडियो देखे वो कहते हैं कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो आप चीज़ें बता रही हैं वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की। तो हम लोग कैसे, मतलब क्या खा सकते हैं? अगर 50,000 हो हमारे पास मंथली, तो हम क्या क्या खा सकते हैं यार? अच्छा या फिर नॉर्मल? आप अच्छा खा सकते हो, ठीक है। असल में लाइफस्टाइल की बात है, हमारे घर में ग्रोसरी का स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम लोग 1-2 चीज़ें लेके आते हैं, और फिर शायद हर दूसरे तीसरे दिन लेके आ रहे होते हैं। 2 दिन बाद स्टॉक आ रहा होता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग किसी ज़्यादा दूर जगह जहाँ पे थोड़ा मुनासिब मिल रहा हो हम नहीं जाते, हम करीब से ही थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं उनको मैंने देखा है, जिस तरह मैंने अभी पहले शायद पिछली वीडियो के अंदर ये बताया है कि कॉस्टको से आपको चीप चीज़ें मिलती हैं, और वो आपको मंथली, मतलब अगर आप 157 या 200 येन की एक केचप की छोटी बोतल लेके आ रहे हो, तो शायद आप उधर जाके 1000 या 2000 की लीटर बोतल ले आओ। तो अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से। अब यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी वेजिटेबल्स की दुकान भी सेट है, उन्हें पता है कहाँ से मुनासिब मिलते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो फ्रूट्स की भी इसी तरीके से चीप शॉप्स अवेलेबल हैं। क्वालिटी ऑफ फ्रूट का कोई मसला नहीं होता यहाँ पे, ऐसा नहीं क्योंकि घटिया माल बेच ले। पाकिस्तान के लिहाज से इनका घटिया तरीन माल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है।
तो वो कोई टेंशन नहीं है कि जी आप गंदी चीज़ें खाओगे, आपको अच्छी ही मिलेंगी। तो अब मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो जिस साइड पे अभी हमें इधर तो नहीं अवेलेबल होता, लेकिन अब टोक्यो के अंदर अंडा शामी बर्गर में खाता होता हूँ अक्सर, तो वो 450 येन का, पाकिस्तान के लिहाज से 1000 रुपये का बहुत ज़्यादा है, लेकिन 450 येन में मेरा पेट भर जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा खाता होगा तो वो 2 खा लेगा। तो पाकिस्तान में अगर आप एक नॉर्मल जगह से या अपनी पसंद की चीज़ खाते हो तो आप 1000-1500 रुपया बाहर के खाने पे देते हो। तो चीज़ें वो दिखने में महंगी है, लेकिन यहाँ की प्राइस के लिहाज से वैसे महंगी नहीं है। अगर आप 1.5 लाख या 2 लाख येन की मेरे से बात कर रहे हो तो करंटली आप पाकिस्तानी 4 लाख रुपया अर्न कर रहे हो। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में अर्न करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब एक बहुत ही मैं आप कंपनी के अंदर एक कम इस तरह की जॉब अवेलेबल होती हैं जो 2 लाख 3 लाख अबव होती हैं। 1 लाख की पाकिस्तान में अर्न करना ईजी है, 150 की अर्न करना ठीक है हो जाती है, 2 लाख तक भी इंसान चला जाता है इंसेंटिव वगैरह मिला के, बट 4 लाख जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब्स हैं जो अवेलेबल काम में। तो यहाँ पे आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे होते हो तो आपका लाइफस्टाइल पाकिस्तान से बेहतर ही होता है। बाकी इन कंट्रीज़ के अंदर हम देसी जिस वजह से थोड़ी मार खाते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग इनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करते। इन्होंने अपने बच्चों के लिए जायदाद नहीं छोड़नी होती, इन लोगों ने फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी होती, इन लोगों ने शादियाँ नहीं करवानी होती, शादियाँ नहीं करानी होती, ना जहेज़ लेना होता है ना जहेज़ देना होता है, और ना ही कोई 300 बंदे की बारात आती है यहाँ पे, तो और ना ही वो अटरम पटरम जो हमारे यहाँ होती है शादियाँ या जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यार हम बेसिकली हम पैसे जोड़ते हैं या मेडिकल के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपना घर बनाना होता है या फिर बच्चों की शादियाँ। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती इनके कल्चर के अंदर। जो एक जैपनीज़ यहाँ पे लाइफ गुजार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेडिकल इनको गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पता है कि अगर इनके पास नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इनको बचा लेगी, गवर्नमेंट इनका साथ देगी। प्लस इसी तरीके से अगर इनके बच्चों के एजुकेशन के पैसे इनके पास नहीं है तो मिनिमम एजुकेशन तो गवर्नमेंट वैसे ही फ्री दे रही है। क्या बात बता रहा था पहले कि हम लोग पाकिस्तानी देसी थोड़ा हम लोग जिम्मेदारियों में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमा रहे हो वो उतना इनफ होता है अगर आप सिर्फ खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो और खा रहे हो। मतलब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी वाइफ जो हैं वो जैपनीज़ हैं, तो वो बड़ी आराम से बताती हैं कि यहाँ पे भी जो जैपनीज़ जॉब कर रहे होते हैं वो 5 to 6 लाख येन पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा ये भी नहीं अर्न करते। हाँ ठीक है, वही पाकिस्तान की तरह एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स की बात नहीं और एक कॉमन जैपनीज़ की बात कर रहे हैं। तो लेकिन चूँकि उन्होंने सेव नहीं करना तब हम देसियों के साथ ये हमें अच्छी गाड़ी भी रखनी है, हमें हर चीज़ महंगी करनी है, स्टेटस सिंबल भी मतलब उसे मेंटेन करके रखना है, और प्लस हमने पीछे जायदाद भी बनानी है, प्रॉपर्टी भी बनानी है, प्लस हमने बच्चों को बड़ी हैवी एजुकेशन भी देनी है, और उसके अलावा हमने शादियां भी बड़ी हैवी करनी है, फिर पाकिस्तान जाना है तो नवा आईफोन भी लेके जाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़रा वो एक बात है, मुझे नहीं पता शायद शेर ही होगा और किसका होगा ये नहीं मुझे पता, आपको पता तो बता देना, कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हमें ज़मीन भी चाहिए आसमान भी चाहिए ना, हमें ख्वाहिशें भी पूरी करनी है और हमने जायदादें भी बनानी है। तो इस वजह से हमारा लाइफस्टाइल यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, फिर पीछे पैसे भी भेजने होते हैं। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से शायद मुझे इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को ईजी पैसा अकाउंट बाद में देंगे जब हमारा ये जहन बनेगा, आप मेरे ईजी पैसे के अंदर पैसे लगवा ओके, आज मैंने इनका इंटरव्यू लिया है तो पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ चलो चले, ख्याल रखिए।